जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के सेशन में जो हम बात करेंगे काफ रेयरिंग के हवाले से, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, एक बच्चा जो पैदा होता है जी, पैदा होने से लेके बच्चा देने तक, वो चाहे वच्छा है, वच्छी है, कट्टा है, कट्टी है, ठीक है जी, चाहे वो क्रॉस की वच्छी है या वो प्योर ब्रीड की वच्छी है, उसको हमने कैसे जो है उससे 2 साल में बच्चा लेना है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि उसके ऊपर आने वाला खर्चा कितना है। आप में से कई दोस्त अहबाब हो सकता है कि ये ज़हन में प्लान बना के बैठे हों कि जी हम वच्छियाँ ख़रीदना चाहते हैं और उन वच्छियों को बड़ा करके हम मार्केट में सेल करेंगे कारोबार के तौर पे। तो हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे ये कारोबार जो है अगर हम करना चाहते हैं सही अंदाज से, तो इस पे हमारा खर्चा कितना है, कितने में सेल हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे, क्रॉस की बछड़ी या प्योर की बछड़ी। तो ये बहुत सारी चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह आप आज के लेक्चर में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी बच्चे की पैदाइश पे, बर्थ प्रोटोकॉल, कि बच्चा पैदा हो गया तो उसका बर्थ प्रोटोकॉल क्या होगा। बच्चा पैदा हो गया तो हमारी कोशिश है कि 5 से 10 मिनट के अंदर बच्चा जो है वो अपनी माँ के पास रहे, माँ उसको चाटे, उसको लिक करे। ये कुदरत का एक अमल है कि जैसे ही बच्चा माँ उसको चाटती है, तो अगर आप में से कभी किसी बंदे ने गाय के आगे हाथ किया और आपकी गाय ने आपके हाथ को अपनी ज़ुबान से चाटा हो और आपने महसूस किया हो, तो गाय की ज़ुबान पे हल्के से नोक सी होती है, आपको लगता है बुरश फैल रहा है, ऐसे ही है। तो जब वो गाय जो है अपने बच्चे को चाटती है ना, तो जानवर के बच्चे के जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होती है, बच्चा हशाश बशाश हो जाता है। देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल लेटा होता है, जैसे ही माँ उसको चाटती जाती है कुछ ही देर के अंदर 10 मिनट के अंदर जो है वो उठने की कोशिश शुरू कर देता है। ये उसकी माँ का चाटने का इफेक्ट है। हमारे पास कई दफ़ा ऐसे भी होता है बच्चे पैदा होते हैं माँ उसको चाटती नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बोरा ले लेते हैं और उस बोरे से बच्चे के जिस्म पे मौजूद सारे फ्लूइड को उतारते हैं और अच्छी तरह खुश्क करते हैं, अच्छी तरह मसाज करते हैं। जो माँ काम उसकी माँ ने करना था वो फिर हम करते हैं, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि बच्चा पैदा हो तो बच्चे की माँ ने बच्चे को चाटना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ही फार्मिंग 2 तरह की है। एक है कि बच्चे को माँ के साथ ही पाला जाता है। अमूमी तौर पे मंडियों में देखेंगे जब आप जानवर सेल करने जाते हैं तो बच्चा माँ के नीचे आता है, माँ दूध उतारती है। हमारे भैंसों के अंदर कटियों को माँ के नीचे लगा के दूध निकाला जाता है, ठीक है। जहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग है वहाँ पे बच्चों को अलग से पाला जाता है, केजेस में ले जाते हैं, बकेट से फीडिंग करवा देते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग हैं वो पालते ही नहीं है, कुछ लोग माँ के नीचे बच्चा इसलिए भी लगाते हैं कि अगर माँ के नीचे बच्चा नहीं लगाएंगे तो वो दूध कैसे उतारेगी। अच्छा क्रॉस का जानवर या फिर प्योर गाय, उसको दूध उतारने के लिए बच्चे की ज़रूरत नहीं होती, ये याद रखिएगा। भैंसों में या हमारी देसी गायों में अमूमी तौर पे दूध उतारने के लिए हमें बच्चे की ज़रूरत पेश आती है। तो सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि आपने बच्चे को केजेस पे पालना है, केज में रखना है, बकेट पे फीडिंग करवानी है, तो कोशिश करें 10-15 मिनट के बाद बच्चे को माँ से अलग कर लें ताकि बच्चे का और माँ का बॉन्ड डेवलप ना हो सके, ठीक है। बच्चा माँ भूल जाती है। अगर खुदा आपने बच्चे को माँ के पास को 2-3 घंटे छोड़ दिया तो ये 2-3 घंटे जो हैं बच्चे के अपने माँ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए काफ़ी हैं। फिर जैसे ही आप बच्चे को माँ से दूर करेंगे तो वो चीखें मारेगी, आवाज़ें निकालेगी, भाग के आपके पीछे आएगी, शेड में कुछ दिन वो परेशान रहेगी, जो कि हम समझते हैं कि जानवर की कंफर्ट के अंदर उसके आराम सुकून में खलल पैदा करती। इसलिए अगर आपने बच्चे को केज में रखना है, बकेट फीडिंग करनी है, 10 मिनट के बाद बच्चे को उठा के अपने काफ पेन में ले जाएं। हाँ, अगर बच्चे ने रहना ही माँ के पास है, आपने हमेशा माँ के नीचे से दूध पिलाना है, तो फिर वो बच्चा माँ के पास मौजूद रहे, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। बच्चा पैदा हो तो पहली खुराक जो है वो कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं वोला, कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट के अंदर वोला जो है वो बच्चे को पिला दें।
1 घंटे के अंदर अंदर। 45 मिनट हो जाए बहुत अच्छा है, 30 मिनट हो जाए तो और भी अच्छा है। याद रखिएगा सर्दी और गर्मी के मौसम में बच्चों को पहला वोला पिलाने में आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अमूमी तौर पर जो बच्चे गर्मी में पैदा होते हैं उनको माँ के नीचे से दूध पिलाना ज्यादा मसला नहीं है, या बकेट फीडिंग कराना ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन जैसे सर्दी का मौसम होता है, बच्चा पैदा होता है, तो हमने ये महसूस किया है कि उसको 40-45 मिनट दे दें तो वो बेहतर अंदाज से दूध पीता है। वजह क्या है? बच्चा माँ के पेट से आता है, टेम्परेचर कितना है जी? 102 फ़ारेनहाइट। वो जब बाहर आता है तो बाहर टेम्परेचर जो है वो हमारा चल रहा होता है सर्दी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जो 39 से 8-9 पर आता है तो टेम्परेचर का फर्क बहुत लगता है, जिससे वो बच्चे को ठंड लगती है और बच्चा थोड़ा सा शिवरिंग करता है। वहां पे जब उसको आप फौरी दूध पिलाने की कोशिश करते हैं तो बाज़ औक़ात वो आपके साथ तावन नहीं करता। उसके लिए आपने अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करना है कि बच्चे को जैसे ही माँ 10 मिनट के लिए चाट ले, फौरी तौर पे उसको काफ पेन में ले जाएं। काफ पेन में काफ केज के अंदर रखें, जिसके नीचे अच्छी खासी मिकदार में पराली मौजूद हो। जिन जगहों पे पराली नहीं है वहां पे भूसा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हीट प्रोवाइड करता है, जानवर का टेम्परेचर स्टेबल होने में हेल्प करता है। तो आप देखेंगे कि जानवर जो है वो, आप उसको जब दूध पिलाएंगे तो वो आपके साथ तावन करेगा, वह वोला पिलाएंगे। अमूमी तौर पे हम वोला पिलाने से पहले बच्चे के मुंह में हल्की सी उंगली लेके चेक कर लेते हैं। अगर बच्चा लीक कर रहा है, सक कर रहा है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें ये तंग नहीं करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है लेकिन वो निपल को मुंह में डाल के मुंह हिलाता ही नहीं, तो वहां पे फिर थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। अमूमी तौर पे ऐसे बच्चे कुछ देर के बाद दूध को पी लेते हैं। अगर वो दूध ना पिए, वोला ना पिए, तो फिर वहां पे हम एक ट्यूब है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, वो उसके मुंह से पास करके मैदे में ले जाते हैं, डायरेक्ट वोले को पेट में डाल देते हैं। इसकी अहमियत समझें, जितना जल्दी वोले को बच्चे के अंदर पहुंचाएंगे उतना ही वो तगड़ा बच्चा आगे आपको बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत देगा। मेरी बात समझे आप देखते हैं कई दफ़ा हमारे कुछ सेटअप ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छे से अडॉप्ट की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बच्चे पलते हैं, वेट गेन बहुत अच्छा करते हैं, डायरिया की शिकायत कम आती है, जल्दी बीमार नहीं होते। कुछ सेटअप हमारे ऐसे हैं वो बेचारे दूध भी गर्म करके पिला रहे हैं, बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में कोई ना कोई इशू रहता है। तो आपने बस इस चीज को याद रखना है कि माँ के दूध में, माँ के वोले में बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ अल्लाह ने शिफा डाली है, एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे ही वो बच्चा पीता है तो जिन बीमारियों के खिलाफ उस दूध में, उस वोले में शिफा है, बच्चा उसके खिलाफ एक कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेता है। ठीक है जी, तो इस बात की समझ आ गई कि आपने कोशिश करना है कि अच्छा। अब दूसरा सवाल ये है कि पिलाना कितना है। इसका एक सिंपल कुलिया जी कि 10% जो है बॉडी वेट का। अब बच्चों का जो साइज है वो डिफरेंट है। हमारी साहिवाल में 20 किलो से लेके 22 किलो तक के बच्चे आ रहे होते हैं। हमारी क्रॉस में तकरीबन 30 किलो के एवरेज बच्चे आ रहे होते हैं। वलैती गायों में 35 से 40 किलो बच्चे आ रहे होते हैं। इसी तरह भैंस में भी अगर खुराक अच्छी है तो 35 से 40 किलो का बच्चा आ जाता है। अगर हम 10% की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 2 किलो, 30 किलो बच्चे को 3 किलो, 35 से 40 किलो वाले बच्चे को 3.5 से 4 किलो जो है आपको 24 घंटे में पिलाना है। ये किताब कहती है। क्या कहती है जी? अब हम आपको बताते हैं कि हमारी प्रैक्टिस क्या है। हमारी प्रैक्टिस ये है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है, हमारी कोशिश होती है कि वो पहला वोला जितना ज्यादा पी ले। मिसाल के तौर पे अगर ये 2 किलो उसको देना है, या 3 किलो देना है, या 3.5 किलो देना है, ये 3.5 किलो वाला बच्चा अगर पहली खुराक 2 किलो भी ले ले तो हमें कोई इतराज नहीं। हम अगली भी 2 किलो दे देंगे, 4 किलो, 3.5 वाले को 4 किलो भी दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। याद रखिएगा, बोले के ज्यादा पिलाने से बच्चे को डायरिया इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि इसमें लैक्टोज की मिकदार कम होती है। अगर आप थोड़ा ज्यादा भी दे देंगे तो इंशाल्लाह से फर्क नहीं आएगा। और एक और चीज आपको काम की बताता हूं, अगर आपके पास फैसिलिटी हो तो मार्केट में कोलेस्ट्रोमीटर मिलते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा जहां से मिलेगा। कोलेस्ट्रोमीटर से आप वोले की क्वालिटी का हिसाब लगाते हो कि अच्छी क्वालिटी का है, दरमियानी क्वालिटी का है, या निकम्मा है। अब एक बच्चा है, आप
आपने उसको फौरी वोला पिला दिया, वो बाद में तंग किए जा रहा है आपको। अब आप कहेंगे हमने तो वोला भी टाइम पे पिलाया था, लेकिन एक्चुअल में उस वोले के पल्ले खाई कुछ नहीं। देखने को वो कोलोस्ट्रम था, लेकिन उसके अंदर कुव्वत मुदाफित नहीं थी। उसको चेक करने के लिए कोलोस्ट्रीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कोलोस्ट्रीमीटर से आप वोले की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब एक और चीज याद रखें, एक जानवर है जिसने आपको 6 किलो वोला दिया, मिसाल के तौर पे आपने 2 किलो बच्चे को पिलाया, आपने कोलोस्ट्रीमीटर से चेक किया वोला बहुत अच्छी क्वालिटी का, बाकी का 4 किलो जो है ना, बजाय इसके कि आप खुद रूम पे इसको फ्रिज में फ्रीज कर लें, क्योंकि ये काम की चीज है, संभालने वाली चीज है। कल को कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का की माँ के नीचे फॉर एग्जांपल वोला है ही नहीं, या बाद औक़ात होता है आप मिल्किंग करते हो साड़ू निकलता है, या आप उसका कोलोस्ट्रीमीटर से वोला चेक करते हो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो जो आपने फ्रीजर में संभाल के रखा हुआ है किसी अच्छी क्वालिटी का कोलोस्ट्रम, आप उसको बच्चे को पिला सकते हो। पिलाने का तरीका क्या होगा, पानी को गर्म करना है और उस पानी में, गर्म पानी में आपने जो शॉपर में जो वोला फ्रीज किया हुआ है वो शॉपर उसके अंदर फेंक देना। तो जब उसका टेम्परेचर 37 पे आए आपने वो बच्चे को पिला देना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपके बच्चों में सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। ये वोले की समझ आ गई। और इसको हम दिन में 3 दफा भी पिला सकते हैं, कुछ जगहों पे लोग दिन में 2 दफा पिलाते हैं। ये जैसी प्रैक्टिस है वैसे आप, हमारे पास चूंकि अक्सर सेटअप्स में मिल्किंग दिन में 3 दफा होती है तो हम दिन में 3 दफा पिलाते हैं। अब जिस गाय को बच्चे को 4 किलो वोला चाहिए तो हम तीनों टाइम 1.5 किलो पिला देते हैं, 4.5 किलो तक हम ले जाते हैं। अमूमी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि वोले को 10% बॉडी वेट से थोड़ा ऊपर पिला रहे हो। ये बात समझ आ गई जी। अब बच्चे को पैदाइश पे वोले के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैदाइश पे ही इसको पिलाएं तो फायदेमंद होती हैं। सबसे पहले नंबर पे कुछ ट्यूब्स हैं, एक है रोटा क्रोना ट्यूब। रोटा क्रोना ट्यूब बच्चों में एक डायरिया होता है जी, खास किस्म का, जो वायरस की वजह से होता है। वो किसी किस्म की एंटीबायोटिक को, किसी किस्म की दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप दुनिया जहान की जो मर्जी चीज लगा दें वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो होता है वायरस की वजह से। वायरस के बारे में एक बात याद रखें कि वायरस जब आपके जिस्म में आता है तो हम जो डॉक्टर्स दवाई दे रहे होते हैं वो वायरस के खिलाफ नहीं होती, वो दवाई इसलिए दे रहे होते हैं कि जानवर को कोई दूसरी बीमारियां ना लगे। वायरस अपना एक खास मुद्दत पूरी करने के बाद चले जाता है, लेकिन उस मुद्दत के अंदर हमें जानवर को दूसरी बीमारियों से बचाना होता है और वायरस के नतीजे में जो नुकसानात हो रहे हैं उन नुकसानात को कवर करना होता है। जैसे अगर डायरिया हो गया है तो बच्चे के जिस्म का पानी पूरा करना होगा। अगर डायरिया हो गया है तो बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा डाउन हो रहा है तो हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जो मेरे बाद आएंगे उन्होंने आपसे आज डायरिया ही डिस्कस करना है, वो आपको बता रहे होंगे। तो रोटा क्रोना ट्यूब जो है ये एक ट्यूब की शक्ल में अवेलेबल है। वो फार्म्स जहां पे बच्चे डायरिया की वजह से ज्यादा मरते हैं उनको मेरी सुजेशन है कि बच्चे को पैदाइश के फौरी बाद रोटा क्रोना ट्यूब कोलोस्ट्रम पिलाने से पहले पिला दें। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम उनका काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, फीडिंग से पहले, ये फीडिंग से पहले पिलाना है। ठीक है जी, पहली फीडिंग से पहले, बच्चा पैदा हुआ पहले ट्यूब ही जाएगी मुंह में, उसके बाद आप उसको बोला पिलाएंगे। इसी तरह कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ ट्यूब्स ऐसी हैं जो बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप शौक रखते हैं तो पिला दें, अदरवाइज हमारी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम कॉस्ट को भी ज़हन में रखते हैं कि कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ बच्चे को पैदाइश पे इंजेक्शन जो है विटामिन AD3 का वो आपने लाजमी लगाना है। पहले दिन पैदा हो साथ ही लगाना है, जो भी पैदा हो। AD3 का टीका जो है 1.5 से 2 cc ये उसको गोश्त में लगा दें। ठीक है जी। अच्छा, हमारी प्रैक्टिस सिर्फ इतनी ही है, हम इसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन हमारे कई फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास फार्म्स पे चिचड़ों का बड़ा प्रॉब्लम है। चिचड़ बड़े हैं, क्यों जी? जिन जगहों पे चिचड़ों का प्रॉब्लम है वहां पे जो बच्चा भी पैदा होगा उसको पैदाइश पे आपने ब्यूटालेक्स का टीका लाजमी लगाना है। ठीक है जी। ब्यूटालेक्स जो है ये आपने 1 cc जो है 20 किलो वजन के हिसाब से लगाना है, गोश्त में लगाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनमें ये थिलेरिया का प्रॉब्लम आ जाता है,
फिर जो बच्चा छोटा सा थलेरिया के प्रॉब्लम में आ जाए, रिकवरी उसकी मुश्किल हो जाती है। ये उन फार्म्स के लिए है जिन फार्म्स पे चिचड़ों का प्रॉब्लम आपके पाया जाता है। एक दिन के बच्चे को ब्यूटारेक्स लगाएंगे, जब बच्चा दूसरे दिन में दाखिल होगा आप उस बच्चे को इमिजोल लगाएंगे। इमिजोल जो है याद रखिएगा, ये आपने 1 सीसी 50 किलो वजन के लिए लगाना है और खाल के नीचे लगाना है। ये समझ आ गई? ये बच्चे के प्रोटोकॉल समझ आ गए? ये दूसरे दिन ब्यूटारेक्स पहले दिन 1 सीसी 20 किलो के लिए और इमिजोल 1 सीसी 50 किलो के लिए। ठीक है जी। खाल के नीचे कैसे? खाल के नीचे ऐसे स्किन उठा के लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब है जी दूध का प्रोग्राम के बाप ने दूध आगे कैसे लेके चलना है, मंथ के हिसाब से बताऊंगा आपको। ठीक है जी। 3 महीने हमने बच्चे को दूध पिलाना है जी, तो 3 महीने में हम बच्चे को कैसे लेके चलेंगे ये जरा समझ लीजिएगा। ये है जी पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना। हमारी कोशिश होती है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा बच्चा तकरीबन 35 किलो का पैदा हो गया, फैसला कर लेते हैं। ठीक है, तो 35 किलो वाले बच्चे को हम तकरीबन 4 से 4.5 किलो उस पर स्टार्ट करेंगे और पहला महीना जो है 5 किलो तक उसको दूध देंगे। अगर आप मुझसे बात करें तो जिस्मानी वजन का 10 से 15%, अब मैं कह रहा हूं 10 से 15%, ये आपने फैसला करना है कि आपका बच्चा दूध कितना बर्दाश्त करता है। सारे बच्चे दूध बर्दाश्त नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं जो कि 10% बॉडी वेट का भी दूध पिलाएंगे तो उनको डायरिया हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे बच्चे थोड़े होते हैं। कुछ बच्चे आप देखेंगे 12%, इवन 15% भी दूध पिला रहे होंगे, उनको कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हम 5 किलो तक अपनी रूटीन जो है पहले महीने में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले महीने में 150 किलो दूध जो है आपने बच्चे को पिला दिया। ऐसे ही है जी। दूसरे महीने में दूध की मिकदार को बढ़ा के हम कर देते हैं 6 किलो। बेहतर है कि 3 टाइम पे दें, 2 किलो सुबह दें, 2 किलो दोपहर दें, 2 किलो शाम दें, 6 किलो दे दिया जी। दूसरे महीने में दूध कितना लगे जी? 180 किलो। अब तीसरे महीने में हमने दूध को ड्रॉप करना है। कब करना है? तीसरे महीने में दूध को पहले हम 6 से 5 पे लेके आएंगे, फिर 4 पे लेके आएंगे, फिर 3 पर लेकर आएंगे, फिर 1 टाइम की हम मिल्किंग स्टॉप कर देंगे, उसकी दूध उसका बंद कर देंगे 1 टाइम का, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का दूध बंद कर देंगे। तो तीसरा महीना जो है इसमें दूध की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता कम करके हम एंड पे बंद कर देते हैं। अमूमी तौर पे तीसरे महीने के अंदर हमारा एवरेज कोई 120 लीटर दूध जो है वो बच्चा पी लेता है। तो ये दूध जमा कर लें, 150, 180 और 120, ये बन गया जी आपका तकरीबन 450, इतने बना ना। तो तकरीबन 450 लीटर दूध जो है हम बच्चे को 3 महीने में पिला देते हैं। अब बात को समझिएगा कि बच्चा पहले महीने पैदा हुआ, मिसाल के तौर पे 35 दिन का, हमारा टारगेट होता है कि वो तकरीबन 50 किलो पहले महीने के एंड पे लाजमी हो जाए। दूसरे महीने पे हमारी कोशिश होती है कि तकरीबन वो 75 किलो का लाजमी हो जाए। तीसरे महीने में हमारी कोशिश होती है वो तकरीबन 95 से 100 किलो का लाजमी हो जाए। हमारा ये टारगेट होता है कि जब बच्चे का हम दूध बंद कर रहे हों तो 95 से 100 किलो का वो होना चाहिए। ठीक है जी। बाज़ औक़ात आपके वो बच्चे जो ज्यादा दूध डाइजेस्ट कर लेते हैं, सर्दी का अच्छा मौसम है, टेम्परेचर आपका अच्छा है, बच्चे को डायरिया नहीं हुआ, बच्चा स्टेबल है, तो कई बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जो 3 महीने के एंड पे 110 किलो तक भी वजन कर लेते हैं। तो ये आपको वजन की भी मैंने बात बता दी। अब एक बात को समझिएगा कि बच्चा 50 किलो का था तो दूध पी रहा है 5 किलो, बच्चा 75 किलो का हुआ, दूध पी रहा है 6 किलो। जब बच्चा बढ़ता जा रहा है 75 से, तो हम दूध कम करते जा रहे हैं। तो जब बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा है, दूध कम होता जा रहा है, तो दूध से उसकी जो खुराक है वो पूरी नहीं होगी, तो वो बच्चा जो है ज्यादा मिकदार में कार्ब स्टार्टर खाना शुरू कर देगा, ज्यादा मिकदार में वंडा खाना शुरू कर देगा। तो जब वो ज्यादा मिकदार में वंडा खाएगा, यही हम चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जब बच्चा 3 महीने पे हमने उसका दूध बंद करना है, तकरीबन 1 से 1.5 किलो वो वंडा खा रहा होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 किलो वंडा खा रहा है, जब उसका दूध आपने बंद किया, तो आप देखेंगे दूध बंद करने के बाद बच्चे के जिस्मानी जो वजन है उस पर नेगेटिव असर नहीं आएगा। नहीं तो अमूमी तौर पे फार्म्स पे देखा गया है कि जैसे ही बच्चे का दूध बंद करते हैं ना, उसके अगले दिनों में बच्चा कमजोर होना शुरू हो जाता है।
उसके जिस्म के जो बाल हैं रफ हो जाते हैं, बच्चा जो शाइनी होता है उसकी शाइन खत्म हो जाती है। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि वो एक्चुअल में वंडा नहीं खा रहा होता। तो अगर बच्चा काफ स्टार्टर ले रहा होगा वो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका जो है बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है ना आगे वेट गेन भी करेगा, कमजोर भी नहीं होगा। अब पहले 3 महीने का खर्चा निकाल लें, ठीक है जी। 450 लीटर आपने दूध पिलाया, दूध का रेट बताएं क्या लगाना है जी? 120 लगा लें, क्यों जी? गैस को सिर्फ दीजिएगा जी 450 को 120 से, ताकि हमें अंदाजा हो कि पहले महीने कीजिएगा जरा कि पहले 1 महीने में 3 महीनों में जो हमने बच्चे को दूध पिलाया वो एक्चुअल में जो बच्चा है वो दूध कितना पी गया जी। 450 ज़रब कितना हो गया जी? 54,000 रुपए का बच्चा पहले 3 महीनों में दूध पी गया। और अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर 2 महीने की बछड़ी जो है फार्मर जब लेने जाता है ना मंडी में, तो वो कहता है मुझे 25,000 की दे दो। अगर आपने बच्चे को अच्छे तरीके से पाला तो मुझे बताएं कैसे मुमकिन है? खर्चा देख ही रहे हैं, ये अभी सिर्फ दूध का है। अभी मैं और भी खर्चे बताता हूं आपको जो पहले 3 महीनों में होने हैं। अब आया काफ स्टार्टर, 7 दिन का बच्चा हो जाए तो उसके आगे काफ स्टार्टर रख दें। सेम कुलिया, सारे बच्चे सेम कुलिया से पलेंगे। मैंने आपको परसेंटेजेस बता दी हैं, मैंने आपको परसेंटेज बता रही है कि 10 से 15% की गेम है। अगर कटी है तो वो भी इसी अंदाज से पलेगी। अगर वो अगर बच्चे का वेट कम है, मिसाल के तौर पे हम मिसाल ले लेते हैं, बच्चे का वेट है 25 किलो, यहां से शुरू कर लेते हैं। तो जो 25 किलो का बच्चा है उसको हम तकरीबन 3 किलो दूध देंगे 24 घंटे में, ठीक है। पहले जब वो दूसरे महीने में दाखिल होगा तो तकरीबन हम उसको 4.5 किलो वेट दूध पिला रहे होंगे। तीसरे महीने में हम 4.5 किलो से कम करके आहिस्ता आहिस्ता दूध बंद कर देंगे, क्योंकि उसका जिस्मानी वजन के हिसाब से फैसला करना है। तो जो बच्चा हमने 25 किलो पे संभाला है, हमारी कोशिश होगी कि जब उसको वीन करें तो वो तकरीबन 75 किलो का हो जाए। हमारी एक टारगेट हमारा होना चाहिए, 65 का हो जाए, 70 का हो जाए, 75 का हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसी हिसाब से फिर बच्चे के ऊपर जितना दूध का खर्चा करेंगे उसी हिसाब से ये दूध की जो कॉस्ट है आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी। काफ स्टार्टर 7 दिन के बाद बच्चे के आगे रख देते हैं। हमें अमूमी तौर पे काफ स्टार्टर जो है 110 रुपए किलो पड़ रहा होता है। ये मैं आपको फार्मूले सारे दे दूंगा। काफ स्टार्टर 7 दिन बाद पैदा होने, हाँ जी, पैदा होने के 7 दिन बाद 110 रुपए की तकरीबन किलो कॉस्ट कर रहा होगा। और हमने बच्चे को जो काफ स्टार्टर देना है तकरीबन 3 महीने के अंदर। पहले महीने में तो बच्चा काफ स्टार्टर को हल्का फुल्का मुंह ही मारता है, परेशान हो जाते हैं फार्मर के जी हमारा बच्चा वंडा नहीं खा रहा। वो छोटा बलूंगड़ा सा है यार, उसने पहले महीने में तो छटांके खानी है, हल्का हल्का सा मुंह मारना है। उसको ये ना समझे कि पहले महीने में कुछ 4 किलो वंडा खाना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होगा। पहले महीने के अंदर बहुत ही बच्चा वंडा खाएगा तो तकरीबन आपका 7.5 किलो खा लेगा पूरे महीने में, ठीक है जी। दूसरे महीने में उसकी थोड़ी इंटेक बेहतर होगी, कुछ 15 किलो खा लेगा। तीसरे महीने में तकरीबन 30 किलो खा लेगा। तो तकरीबन ये 55 से 60 किलो मैक्सिमम लगाते हैं ताकि हमारी फिजिबिलिटी जो बन रही है। वैसे 50 किलो तक काफ स्टार्टर बच्चे खा रहे होते हैं, आप 60 किलो लगा लें तो 60 किलो के हिसाब से 110 रुपए का काफ स्टार्टर, ये कितने पैसे बन गए जी? 6,600। तो 6600 रुपए का काफ स्टार्टर खा गया, 56,000 रुपए का दूध पी गया। तो खुराक की मद में बच्चा आपको तकरीबन 60,000 रुपए का 3 महीने का पड़ गया, ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं जी। अच्छा ये याद रखिएगा, दूध हमने कितने का लगाया जी? 120 का। जहां पे दूध महंगा है ना तो वहां पर ये ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। जहां पे दूध महंगा ये अच्छा, अब लोग कहते हैं जी मिल्क रिप्लेसर ना पिला दें, सस्ता होता है। अब मिल्क रिप्लेसर की हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्या वो सस्ता या महंगा है। जो लास्ट टाइम मैंने रेट पता किया था स्प्रे फॉर ब्लू का, ये अच्छा है काफ स्टार्ट मिल्क रिप्लेसर है। ये 28,000 का बैग था, ये 25 किलो का। कितने का जी? 28,000 तकसीम 25 करें कितना हो गया, ताकि हमें अंदाजा हो कि 1 किलो कितने का आ गया। 1120 रुपए का ये क्या आ गया जी? 1 kg आ गया। 1 किलो काफ स्टार्टर के जरिए हम टोटल 8 किलो दूध बनाते हैं। कितना जी? अब आप 1120 को 8 पे तकसीम कर दें, कितना आ गया? 1120 तकसीम 8, 140 रुपए में ये काफ स्टार्टर आपको घर पड़ेगा। तो मुझे बताएं कि दूध ना पिला लें 120 वाला, टेंशन भी ज्यादा, इसमें टेंशन भी बहुत ज्यादा है। ये याद रखिएगा कि काफ स्टार्टर पिलाना, जो सॉरी मिल्क रिप्लेसर पिलाना, ये अच्छी चीज है।
इसमें जो दूध से बीमारियां बच्चे को आती हैं आप वो कंट्रोल कर लेते हैं, बच्चे का वेट गेन भी अच्छा आता है। लेकिन हमने इकोनॉमिक्स को भी देखना है। अगर मेरा दूध 120 में बिक रहा है, उसकी कदर नहीं है मार्केट में, तो मैं 140 का रिप्लेसर क्यों पिलाऊं? मेरी बात समझ रहे हैं? सस्ता भी है, इससे सस्ते हैं, लेकिन मैंने उनके रिजल्ट उस तरह नहीं देखे। मार्केट में तो 18,000 का भी है सर, रिप्लेसर, 18,000 का भी देखा मैंने। भैंस का दूध तो 200 रुपये किलो। हाँ, भैंस का दूध 200 रुपये किलो है, लेकिन भैंस पे ना जी हमने काफ स्टार्टर का तजर्बा किया, मिल्क प्रेसर का, लेकिन वो इतना खासा को कामयाब नहीं रहा। हमने किया, फिर एंड हमने मिल्क रिप्लेसर को दूध के साथ मिक्स करके बच्चों को दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगली बात सुने। अगर आपका दूध महंगा है, जैसे लास्ट टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा था जेके डेयरी पे, वो 150 में दूध सेल कर रहे हैं। कितने में? 150। रिप्लेसर कितने में पड़ रहा है? 140। फर्क कितने का आ गया? 10 का। अगर वो 500 लीटर दूध भी बच्चे को पिलाए महीने में तो 5,000 हो गया। एक बच्चे ने कितने का फर्क डाल दिया? तकरीबन कितने बच्चे वहां पर पलते ही? 1400 साल में। 1400 × 5,000 कितना हो गया? 1400 × 5,000 कितना हो गया? 70 लाख हो गया। उनको तो फिर रिप्लेसर पिलाना चाहिए ना। वो तो एक बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए वो जो आपके कॉर्पोरेट फार्म्स हैं वो रिप्लेसर ही पिलाते हैं, क्योंकि वो उनका दूध क्योंकि ज्यादा है, उनको दूध का रेट आपसे बेहतर मिलता है, इसलिए वो अगर रिप्लेसर का इस्तेमाल करें तो वो एक ठीक ठाक पैसा बचा सकते हैं। अच्छा सर जी, बात है मिल्क प्रेशर से काब्स की हेल्थ भी इफेक्ट तो नहीं ना होता? नहीं, याद रखिएगा कि अगर साइंटिफिकली कोई पूछे ना कि दूध पिलाना चाहिए या रिप्लेसर पिलाना चाहिए, तो आपको जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो यही रिकमेंड करेंगे कि आप रिप्लेसर पिलाएं। रिप्लेसर जो है वो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, वेट गेन भी अच्छा आता है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो, प्रॉपर टेम्परेचर पे पिला रहे हो, प्रॉपर मिकदार में पिला रहे हो। आपको एक बात बताता हूँ कि रिप्लेसर अमूमी तौर पे आपको थोड़ा सा दूध से ज्यादा पिलाना पड़ता है। ठीक है जी, तो आपको फिर जाके जो है ना प्रॉपर वेट गेन आते हैं। लेकिन आपका क्योंकि दूध का रेट ही कोई नहीं है आप लोगों का, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप रिप्लेसर की जगह पे हाँ। और जहां तक भैंसों का ताल्लुक है वो भी सुन लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई कट्टा जिसकी मां का दूध 12 किलो या 14 किलो या 16 किलो है, उसको फार्म पे रखने की जरूरत ही नहीं है। कट्टा हमेशा फार्म पे वो रखें जिसकी मदर का दूध कम से कम 18 लीटर हो या 20 लीटर हो, उसको लेके चले तो नस्ल बनेगी। ठीक है। अगर आप हर लल्लू पंजू भैंस का कट्टा संभाल लेंगे ब्रीडिंग के लिए, तो वो कल को आपकी नस्लों को खराब कर देगा। हाँ, आप उसको इसलिए तो संभाल सकते हो कि कुर्बानी पे लगाना है, ठीक है, शादी तो कट्टा पक जाएगा, ठीक है। अगर आप इस मकसद के लिए 12 लीटर वाली भैंस का कट्टा संभाल रहे हो कि इन्हें माली बनाना है, बड़ा होकर ब्रीडिंग करेगा, तो वो आपकी नस्लों को खराब कर देगा। इसलिए कट्टा हमेशा 18-20 लीटर वाली भैंस का ही पालना है, और कट्टी आपने कोशिश करें 16 लीटर वाली भैंस उसकी कट्टी पालनी, ताकि आपको समझ आ जाएगी। जब मैं खर्चा बताऊंगा ना भी आपको समझ आ जाएगी कि कट्टी पालनी कितनी औखी है, कट्टी पालने पे खर्चा कितना आता है। कट्टी पालने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, अगर उसने आपको 10 लीटर ही दूध देना है तो उससे बहुत बेहतर है उससे थोड़े पैसों में आपको मार्केट से कट्टी मिल जाएगी जो आपको 8 लीटर दूध दे देगी। हाँ, अच्छी भैंस की कट्टी संभालोगे तो आपको 12, 13, 14 लीटर दूध दे रही होगी, तो फिर आपको समझ भी आएगी गेम की। तो इकोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां तक क्रॉस की बछड़ी की बात है, तो क्योंकि हम सीमन का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाली जो नस्ल है वो पिछली नस्ल से बेहतर होती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चियां हम सारी फार्म पे पालें। जहां तक बच्चे का ताल्लुक है, हम बच्चों को भी फार्म पर नहीं पालते। सिर्फ प्योर ब्रीड के अंदर, विलायतियों के अंदर, सिर्फ वो जानवर जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, हम उन्हीं के बच्चे दूसरे फार्मर्स को सेल करते हैं या फार्म पे सेल करते हैं, ताकि वो आगे जाके ब्रीड को बेहतर करें। और ये भी उन जानवरों पे इस्तेमाल होते हैं जो रिपीटर हैं। रिपीटर से मुराद जो सीमन पे नहीं ठहर रहे, उनको फिर हम बच्चा देते हैं। अदरवाइज हमारी कोशिश होती है फार्म पे 90% जानवर जो हैं वो हमारी कोशिश यही है कि वो सीमन पे ठहरे। अच्छा, ये तो हो गया खुराक का खर्चा तकरीबन 60,000। ठीक है जी। अब जनाब अली वैक्सीनेशन पे आ जाए। पहले 3 महीने वैक्सीनेशन कौन कौन सी करनी है? जो है ना जी आपके क्रॉस के जानवर, या जो आपके जानवर है जनाब यारी कटियां कुटियां हो गई हैं, इनको तो 2 वैक्सीनेशंस काफ़ी हैं। एक FMD मुंहखोर, दूसरा गलघोटू जिसको आप पैचेस कहते हैं। बच्चा पैदा हो तो 30 दिन की एज पे उसको FMD करवा दें,
और 40 दिन की एज पे उसको गलघोटू की वैक्सीन करवा दें। ये मैं क्रॉस की बछड़ियों की बात कर रहा हूँ या मैं कट्टियों की बात कर रहा हूँ, काफ़ी हो जाएगा। सर मैंने तो सुना कि डॉक्टर साहब कहते हैं जो यानी कि ये मुंह खुर की बीमारी है और या है दूसरा गलघोटू, जो बच्चे दूध पीते हैं उनको नहीं लगाने चाहिए टीके। गलत कहते हैं। हमने ये बीमारियां फेस की हुई हैं। दूध वाले जानवरों में लास्ट ईयर मेरे पास एक फार्म पर ये बच्चों में बीमारी आ गई थी। और याद रखिएगा कि छोटे बच्चों में अगर मुंह खुर आ जाए ना तो ये जानलेवा होता है। क्या होता है जी? जानलेवा होता है, बच्चा एक्सपायर हो जाता है। बड़ी गाय में एक्सपायरी नहीं होती, छोटे बच्चों में एक्सपायर हो जाता है और पता नहीं लगता। जब आप पोस्टमार्टम करते हो यार ये तो एफएमडी से मर गया, इसलिए आपने एफएमडी लाजमी लगानी है। ये फार्म्स की प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आपके पास प्योर फार्मिंग का बच्चा है, प्योर ब्रीड, या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी माँ के अंदर ब्लड ज्यादा है, उसका एक्सोटिक ब्लड ज्यादा है, या जिसकी माँ में प्योर फ्रीजियन का ब्लड ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा वैलेटी टेंज है, तो वहां पर हम वैक्सीनेशन बढ़ा देंगे। 20 दिन की उम्र पे हम बच्चे को क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन करवाएंगे, ठीक है। जब वो बच्चा 25 दिन का हो जाएगा हम उसको एफएमडी की वैक्सीन करवाएंगे। जब वो 30 दिन का हो जाएगा हम उसको कैटल मास्टर गोल्ड करवाएंगे। जब वो 35 दिन का हो जाएगा हम उसको एचएस की वैक्सीन जो है ये करवाएंगे। ये 4 वैक्सीनेशन जो है हम बच्चे को थोड़े से दौरानी में करवा देते हैं, ठीक है जी। ये प्योर ब्रीड जो आपके पास है। अभी मेरे पास एक फार्मर, मैं भी आपके पास आ रहा हूं ना, तो एक फार्मर मेरे पास आए थे, उनको मैं सीमन दे के आ रहा हूं। उनके बच्चों में पिछले महीने एचएस का आउटब्रेक आया, 40 घंटे के अंदर 11 बच्चे एक्सपायर हो गए। ये मैं अभी सुन के आ रहा हूं। अब बताएं कि जिस बंदे ने इतनी मेहनत की हो, फार्म भी वो छोटा है, 34-35 जानवरों का फार्म है, मतलब वहां पे बड़ी गाय 34-35 है। अगर आपके 11 बच्चे एक्सपायर हो जाएं तो पीछे की रह गया। इतना बड़ा नुकसान उठाया। कैटल मास्टर गोल्ड, ये रेस्पिरेटरी, ये जो फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये 4 वैक्सीनेशन जो है आपने लाजमी करवानी है। और हम अपने सेटअप्स में इस जो वैक्सीन को हम करवाते हैं ना, इसका बूस्टर भी देते हैं। मिसाल के तौर पे ये वैक्सीन हमने 20 दिन पे करवाई है ना, हम इसको 41 दिन पे रिपीट करते हैं। ये 25 दिन पे करवाई है, इसको 46 दिन पे रिपीट करते हैं। ये 30 दिन पे करवाई है, इसको हम जनाब अली आपका 51 दिन पे रिपीट करते हैं। ये 35 दिन पे करवाई है, इसको हम 56 दिन पे रिपीट करते हैं। तो ये इंजेक्शन आपको बार बार देने होते हैं ताकि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी रहे, क्योंकि ये जो हमारे प्योर ब्रीड के बच्चे हैं इनको बीमारी बड़ी जल्दी आती है, और जब बीमारी आती है जनाब अली तो फिर जनाब अली इनके पीछे रहता कुछ नहीं। अब इसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि इसकी कॉस्ट जो है अंदाजे के साथ जो है हमारी कितनी आ जाएगी जनाब अली। तो ये हम जनाब, मैं अंदाजे से लिख रहा हूं जनाब, तकरीबन जनाब ये 5000 तकरीबन लगा लें आप, वैक्सीनेशन की कॉस्ट लगा लें आप प्योर के लिए। कितनी जी? कितनी देर में ये जो पूरा टोटल? अब आपको सोचना है एक दिन की प्योर की बछड़ी कितने की है, पता है को अंदाजा? एक दिन की प्योर गाय की बछड़ी कितने की है? 2 लाख। ये सर 1.25 लाख से लेके 2 लाख तक है, डिपेंड करता है कि किस जगह खड़ी है। 1.25 लाख से लेके, अगर कोई मेरे को आम सा फार्मर मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, कोई ब्रांड नहीं है, वो 1.25 लाख में भी दे देता है। कोई बहुत बड़ा सेटअप है, कोई बुला फार्मर है, वो कहता था मैं तो नस्ल ही बड़ी मेरी, मैं तो 2 लाख से नीचे देता ही नहीं। मेरे एक फार्मर ने सेल की है 8 बछड़ियां, 2 लाख में सेल की एक बछड़ी। तो इसलिए ये याद रखें कि बच्चे की कीमत बहुत है, 5000 की वैल्यू कोई नहीं है यहाँ पे। बच्चा एक बाजे 5000 की कोई वैल्यू नहीं बनती। तो ये जनाब अली 60,000 का खर्चा पीछे फीड पे हो गया, 5000 का खर्चा जो है हमने वैक्सीनेशन पे कर दिया, ये 65,000 हो गया। और अगर आपने ब्यूट्रैक्स भी लगाया है, इमिजोल भी लगाया है, रोटा गाल भी आपने, रोटा कोरोना ट्यूब भी पिलाई है, विटामिन A3E भी पिलाई है, और आपने बच्चे का बिजली का खर्चा भी शामिल करना है, जो डॉक्टर उसकी रेयरिंग कर रहा है जी उसको पैसे भी देने हैं, तो ये बच्चा आपको 70,000 में कॉस्ट कर गया जनाब, सब कुछ। ये 70,000 जो है ये आपको 3 महीने का बच्चा कॉस्ट कर गया। और ये फार्मर जो है ना, जब मैं YouTube पे सर्वे करवाता हूं ना कि जब कि छोटी बछड़ी 3 माह की कितने की होनी चाहिए, तो नीचे जो वोट डालने वाले फार्मर हैं अब वो कहते हैं कि 30,000 की, 25,000 की, 35,000 की। भाई जो खर्चा तो देखो कितना आ गया। अगर सही अंदाज में बछड़ी पली है, 3 माह की बछड़ी, 70,000 खर्चा, 90 से 95 किलो उसका वजन होगा,
इतना खर्चा वो करवा देती है। तो हाँ जी, तो ये पहले 3 महीने की आपको समझ आ गई, ठीक है जी। अच्छा, वो जगह जहां पर चिचड़ों का मसला है, मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ चिचड़, कोशिश करें कि अपने सेटअप में मुकम्मल प्लास्टर करवा लें या टेप करवा लें, चिचड़ों को छुपने की जगह ना मिले। अगर आपने मिसाल के तौर पे आपके सेटअप में चिचड़ों का प्रॉब्लम है तो आपको बच्चे को हफ्ते की एज पे आइवरमेक्टिन का टीका लगाना है उम्र में। हाँ जी, आइवरमेक्टिन का टीका लगाना हफ्ते की उम्र में अगर चिचड़ों का मसला है। अमूमी तौर पे हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या हमारे जो स्टील के शेड होते हैं वहां पे हमें चिचड़ों का मसला नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप। इसी तरह इस टीके को हर महीने में आपने रिपीट करना है 1 दफा अगर आपके फार्म पे चिचड़ हैं। इसीलिए कहता हूं कि एक ही दफा खर्चा करो, फार्म पूरे को प्लास्टर करवा के चिचड़ों से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वा लो, ताकि ये खर्चा बार बार ना करना पड़े। दूसरा सवाल लोग करते हैं कि हमें डिवर्मिंग कब करनी है बच्चे की। सर जी, अगर बच्चे की डिवर्मिंग हम अपने अक्सर सेटअप्स में नहीं करते, लेकिन अगर आप शौक रखते हैं तो बच्चे की 2 से 2.5 महीने की उम्र पे आप अल्बेंडाजोल से डिवर्मिंग कर दें। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो लिवेमिजोल साल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो मैं छोटे बच्चों में मैं लिवेमिजोल साल्ट का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि कई दफ़ा बच्चों को डायरिया हो जाता है। तो छोटे बच्चे को अगर डायरिया हो जाए तो बाद औक़ात संभालना मुश्किल हो जाता है। अल्बेंडाजोल पिलाएं, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे वो उसको कुछ भी नहीं होगा, कोई उसकी हेल्थ पे फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये 70,000 के अंदर जो है हमारा 3 महीने का बच्चा, एवरेज वेट 95 से 100 किलो, ये समझ आ गई आपको। 2 से 2.5 माह पे, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर बच्चा को देखने में ठीक ठाक लग रहा है, सेहतमंद है, तो कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे डिवर्मिंग करवाने की, नो इश्यू, ठीक है, करवा दे तो हर्ज कोई नहीं। ये डिवर्मिंग वाली कौन सी आपने? अल्बेंडाजोल, ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूँ अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जो है ना मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई भी इंपोर्टेड ले लें, कोई भी इंपोर्टेड ले लें आप। ये बात समझ आ गई। 3 महीने मुकम्मल हो गए, ठीक है जी, काट दें। सर जी, वैसे जरूरत होती है करवा? जी जनाब अली, हमने पूरे 2 साल का खर्चा बना लिया। प्योर ब्रीड को हमने 2 साल पे बचा लिया, उससे पूरा खर्चा निकाला, कितना बना? 6,44,750, 6.5 लाख। एक प्योर गाय जो बच्चा दे रही है सेक्स सीमन के साथ, पहला सुआ, पैदाइशी वजन, बच्चा देने पे वजन 600 किलो, घर में कितने की कॉस्ट कर रही है? तकरीबन 6.5 लाख। मेरी बात समझ गए। अब आप कहेंगे हमें बचा क्या? सवाल ये पैदा होता है, सर जी इस वक्त मार्केट में 3 से 6 माह की प्रेग्नेंट हीफर, 3 से 6 माह, अगर आप किसी अच्छे फार्म से लेने जाते हो, अभी हमने कल सेल किया 5 माह की प्रेग्नेंट हीफर, कितने माह की? 8.5 लाख में सेल की है, जो कल आपके सामने फार्मर लेकर गए हैं। कितने की जी? 8.5 लाख। उसकी प्रेगनेंसी कितनी थी? 5। और ये जो आपको पूरी प्रेगनेंसी पे कितना पड़ रहा है? 6.5 लाख, अप्रोक्सीमेट 6.5। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी उसने 4 महीने बाद बच्चा देना है और उसको क्या 6.5 लाख में कॉस्ट कर रही है। वो फार्मर है जो अपने घर पे बछड़ी पालता है ना, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जब वो 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची को निकालता है तो एवरेज 3 लाख प्रॉफिट बनाता है, एवरेज। और भाई उसका हक है, बिल्कुल 1.5 साल की मेहनत है। और अभी एक और चीज देखो ना, अभी एक और चीज हम काउंट नहीं कर रहे, सारी नहीं पलती, बीच में मरती भी है। तो वो मार्जिन जो 3 लाख है वो खुद ही शॉर्ट होकर 2 लाख पर आ जाता है। मेरी बात समझिए आप। दूसरी बात समझे गौर से, अगर आप यही बच्ची लेने चले जाए जेके डेयरी पे, 3 माह की प्रेग्नेंट बच्ची 9,25,000 की है, फर्क बढ़ गया। यही बच्ची आप इंपोर्ट कर लें, $3,500 की है, 10.25 लाख की, और फर्क बढ़ गया, ठीक है। इसलिए जो है प्योर की पछड़ी जो है, अगर आप, अच्छा एक और चीज समझें आप, मैंने ये पूरी कैलकुलेशन में साइलेज का रेट क्या लगाया? 20। मुझे बताएं क्या सबको 20 में पड़ता है? वो बंदा जो फैसलाबाद का, चनियोट का, दीपालपुर का, ओकाड़े का, साहिवाल का रिहायशी है, उसको साइलेज पड़ता है 13 रुपए में। उसकी ऑटोमेटिकली ये 6.5 लाख की बच्ची 5.5 पे पड़ेगी, क्योंकि मैंने कॉस्ट निकाली है 20 रुपए साइलेज पे, ठीक है। और जब आपने साइलेज खुद बनाना है तो ये 1 लाख रुपए से ज्यादा मजीद कम हो जाएगा, मार्जिन और बेहतर हो जाएगा। प्योर ब्रीड की बछड़ी लेके पालने के, इसको आगे लेके जाना, ये प्रॉफिट का सौदा है,
मेरी बात समझे। और एक और चीज समझे, मैंने 24 माह पे बचा लिया है। जो तरतीब मैंने आपको खुराक की बताई है ना, आपकी इंशाल्लाह 80-85% बछड़ियां 21 से 22 महीने में बच्चा दे देंगी इंशाल्लाह। 3 माह खर्चा कम हो गया, 3 माह खर्चा और कम हो गया, मजीद प्रॉफिट बढ़ गया। अब फैसला कर लें क्रॉस की बछड़ी पे हमारा खर्चा आ गया तकरीबन 5.5 लाख। यहां पर भी 1 लाख कम कर दें अगर आप साइलेज का रेट कम करें। अब लोग कहेंगे यार अगर हमने बच्ची मार्केट से लेकर तैयार करनी है तो भैया एक बात याद रखो, अगर आपने 20 रुपए का साइलेज लेके आपने कट्टी या बछड़ी को मार्केट से लाकर तैयार करना है तो भाई वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। बात समझ आ गई। उसके लिए आपको फीड कॉस्ट कम करनी है। फीड कॉस्ट कैसे कम करोगे? साइलेज से कम करोगे। अब सोचो ये जितने मंडियों में जानवर आते हैं तकरीबन ये लोगों के घरों से सिलेक्ट किए होते हैं। हर बंदे ने अपनी 1-2 कनाल जमीन रखी होती है और पट्ठे वड़ पाई है उन्होंने, उनको वो कॉस्ट फील नहीं होती। इसीलिए ये जानवर जो है मंडी के अंदर 5 लाख का सेल हो रहा होता है। तो लेकिन अगर आप इसको जो तरतीब मैंने आपको बताई है उस पर भी पालें और साइलेज आपके घर का हो तो फिर आपको प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बछड़ी वो आपने खरीदनी है जो अच्छी नस्ल की हो, तैयारी पे हैवाना अच्छा बनाए। कई बछड़ियां मार्केट पे हमने देखी हैं जो कि 6-6 लाख की सेल होती है। अगर आप नकम्मी सी बगैर किसी नस्ल के बछड़ी को ला के इतना खर्चा करवा देंगे तो भैया उसकी मार्केट में कीमत नहीं लगेगी। कीमत की लगनी है नस्ल की, ना कि आपकी खुराक जी बहुत खुआया, उसने हैवाना दे के दूध की पैदावार दे के आपको पैसे देने। अब आगे कट्टी पे, कट्टी भी हमारी तकरीबन 5.5 लाख में 2.5 साल पे खर्चा हो रहा है। आगा हमारा फार्मर कैलकुलेशन शुरू कर दे। पहली बात तो ये कि जो कट्टी मार्केट में आती सेल होने के लिए 2.5 साल की कोई भी नहीं होती, एवरेज 4 साल। हमारा फार्मर 4 साल में इतना खर्चा कर जाता लेकिन उसने कभी ज़रूर तकसीम नहीं की, ना जमा किया। आहिस्ता आहिस्ता चूंकि लग रहा होता है उसके ज़हन में ही नहीं होता, वो जमा ही नहीं करता। ये भी खर्चा आपका 4.5 पे आ जाएगा अगर आप साइलेज को मेंटेन कर लें। लेकिन बात यह है कि एक अच्छी कट्टी वही आपको ये प्रॉफिट लेके देगी। अब अच्छी कट्टी मार्केट से मिलना इम्पॉसिबल है क्योंकि कट्टियां जो हैं मार्केट में वही छोड़ के लोग जाते हैं जिनकी मदर्स का 12-13 लीटर दूध होता है। अच्छी भैंस जो है ना 18-20 लीटर वाली, वो मार्केट में एक तो उसका रेट बहुत है, 7-8 लाख रुपए रेट है, फिर उसकी कट्टी लोग छोड़ के नहीं जाते, वो साथ ले जाते। इसलिए मैंने आपको बताया कि कट्टी तब पालो जिसका पता हो कि वो पहले सुए में 14 लीटर दूध देगी। अगर आपने इतनी मेहनत करने के बाद कट्टी से 8 लीटर दूध लेना है ना तो ये अक्लमंदी नहीं होगी। हमेशा फार्म पे कट्टी उस भैंस की पालो जो आपको 16 लीटर दूध दे, जिसकी मां 16 लीटर दूध दे, ताकि आगे कट्टी जब आए तो कम से कम पहले सुबह में आपको 14 लीटर दूध दे। ये पूरी स्टैटिस्टिक्स, पूरी कैलकुलेशन, पूरी जमा तफरीक समझ आ गई बात की। कारोबार भी करने हैं तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारा खर्चा कितना होगा, कहां पे हमने पैसे कम करने। ठीक है, अब यहां पर हमने ओवरहेड कॉस्ट बहुत लगाई है। हर महीने की मैंने 5,000 ओवरहेड कॉस्ट लगाई है, ऐसे ही है। अगर यहां भी बात करें तो 1.25 लाख रुपया प्योर पे ओवरहेड कॉस्ट ऐड हो गई है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया कट्टी पे और क्रॉस पे ओवरहेड कॉस्ट लग गई है। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं, अपनी ओवरहेड कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? सोलर लगा के, खुद काम करके, लेबर को रिड्यूस करके इस कॉस्ट को मजीद कम किया जा सकता है। ये जो जिन लोगों ने घरों में जानवर रखे होते हैं, अक्सर औकात मुलाजम तो एक आधा ही होता है, खुद ही लगे होते हैं। घरों में औरतें मिल्किंग करती हैं, घर के अफराद कोई एने चोली करी ओने चोली, 2 का बंदे डाल के गए पट्ठे अपना वड़ के लाए, तो अपनी उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है ना होने के बराबर होती है। हमारे फार्म्स पे, हमारी मिल्किंग वाले जानवरों पे जो ओवरहेड कॉस्ट है वो तकरीबन 1200 से 1500 तक चल रही होती है। मैंने कई सारे जी पर डे के साथ पर एनिमल पर डे, मैंने कई फार्मर्स का इंटरव्यू किया, मैंने उनकी ओवरहेड कॉस्ट निकाली, 400 होती है। खुद ही लगे हुए सारा काम किए जा रहे हैं, खर्चात को मैनेज किया हुआ है। हमने चूंकि हर काम पे बंदा रखा है, डॉक्टर भी 2-2 रखे हुए हैं, ठीक है जी, और हर फैसिलिटी है, फार्म पे वाईफाई भी है, और फार्म पे लेबर भी है, चौकीदार भी सुबह के बकरे हैं, रात के बकरे हैं। मुझे बताएं कितने फार्मर फार्म पे चौकीदार रखते हैं या कितने फार्मर फार्म पे कुक रखते हैं? हमें तो कुक का खर्चा भी पड़ गया, हमें चौकीदार का खर्चा भी पड़ गया, हमें वाईफाई का खर्चा भी पड़ गया, हमें बहुत सारे खर्चे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी, तो फार्मर यहाँ पे ये कॉस्ट अपनी काफी हद तक कम कर लेता है। झोटियों के अंदर किसके पास पंखे शावर लगे हैं?
या कितने फार्मर हैं जो तालाब में अपने जानवरों को लेके जाते हैं? शायद शाज़ो नाज़र होंगे। ठीक है जी। हम जब फार्मिंग करते हैं बफलो की तो हम एक पाउंड बना के रखते हैं, उस पाउंड में पानी भरते हैं, जारी आता है, उस पर बिजली लगती है, जानवरों को छोड़ते हैं और जानवर अंदर बाहर जाते हैं, उस पर हमारी कॉस्ट आ जाती है। तो ये जो फार्मर 4-4 लाख में मंडी में जानवर सेल करता है ना, उसकी वजह यह है कि उसकी ओवरहेड कॉस्ट ना होने के बराबर है, सारा काम वो खुद करता है, और चूंकि वो खर्चा 4 से 4.5 साल के दौरानिए में करता है, उसको फील नहीं होता। ये एक सिंपल वजह है। ठीक है जी। अगर आपने कारोबार करना है तो याद रखिएगा कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनिमल, उस पर खर्चा करोगे वो आपको रिटर्न भी देगा। अगर आपका जानवर के ऊपर, अगर आप रिटर्न अच्छा लेना चाहते हो तो अच्छा जानवर, अच्छा हिवाना, अच्छा दूध। मैं मार्केट देकर आया हूं, जो क्रॉस की गाय 30 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है ना, वो 650 के राउंड अबाउट है इस वक्त, 6,50,000 के राउंड अबाउट। इससे नीचे को देने को तैयार ही नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अगर उसका कद अच्छा है, जो डब्बा रंग है, 6.5 में भी नहीं आती। ठीक है जी। तो यहाँ पर कारोबार करते हुए सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस किस्म का जानवर है, उसका रंग से ना, आपको कद क्या है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो है ना, अच्छा रात को जो हमने जानवर सेल किए हैं आपने देखे होंगे, जो 8.5 लाख में जानवर गए हैं, वो हमें कहते थे कि हमें जो है ना आप ये जानवर 7.75 में दे दें, जो रात पार्टी आई है। मैंने कहा उनको, मैंने कहा भाई बात ये है कि ये सेम जानवर जो है ना, ये सिलेक्शन करके हम लेकर आए हैं। ठीक है। जब आप सिलेक्शन करते हो ना, ये मैंने कुछ 7 जानवर सेलेक्ट किए थे, कुछ 23 जानवरों में से। जब सिलेक्शन करते हो तो रेट होता है अगले की मर्जी का। अगर आप पूरे का पूरा 23 का मैं सौदा कर देता ना, तो फिर रेट होना था मेरी मर्जी का। मैंने कहा भाई आपको मैं 7 लाख में दे दूंगा, 75 भी छोड़ दो, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। प्योर फ्रीजन होगी, 5 माह की प्रेग्नेंट भी होगी, लेकिन कल को आपके पास वो कितना दूध करती है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। अवेलेबल है एक फार्म में जानता हूँ, वहां पे प्योर फ्रीजन जो है अभी रिसेंटली 5 माह की प्रेग्नेंट 470 में निकली है, उन्होंने 470 में सेल की है। लेकिन वो जानवर आप देखेंगे ना तो आपका दिल नहीं करेगा लेने को, है वो प्योर है। ठीक है जी। तो जानवर की याद रखिएगा, सिर्फ नस्ल जो है ना उसका नाम काफी नहीं है, उसको नजर भी आना चाहिए, कद काट होना चाहिए, रंग से ना आपको खूबसूरती, वजन, हाइट, हर चीज पूरी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सी मन होना चाहिए। फिर वो जानवर आपको इंशाल्लाह जो है ना प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है जी। अब इस सारी कैलकुलेशन में अगर डे ओल्ड बछड़ी आपको 2 लाख की मिल जाए, एक दिन की बछड़ी 2 लाख की मिल जाए आपको, और आप कारोबार करना चाहें, आपका अपना साइलेज हो, तो वो भी आपको प्रॉफिट दे देगी। ठीक है। अगर आपने अपने फार्म पे पालनी है, क्योंकि अगर आप उसको अपने फार्म पे पालोगे ना तो वो आपकी तकरीबन 6.5-7 में बच्चा दे देगी। ठीक है। वही जानवर अगर आप मार्केट से लेकर आओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करनी है 1.5 साल या 2 साल। ये बात समझ आ गई जी। बच्चों को हमने कैसे लेके चलना है, कौन कौन सी चीज कैसे कैसे करवानी है, कौन सी वैक्सीनेशन करनी है, शुरू से एंड तक क्या खुराक देनी है, ये हमारी सारी क्लियर होगी जनाब। कोई सवाल आपका? जी। सबसे पहला तो सवाल सर ये है, जो बड़ा मैं समझता हूँ कि ये सारी फिजिबिलिटी आपने निकाल दिया हमें कि इस तरह ये रेट है। अब जो हम सीखने वाले हैं या कोई जो आपसे सीख रहा है, उसको इस सारी ड्यूरेशन में कौन सा ऐसा दौरानिया या कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है बछड़ियों का जिसमें अगर वो लेगा तो उसको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और उसको मुनाफा आगे ज्यादा आएगा, उसका खर्चा जो है ना वो बहुत कम होगा? आपकी सजेशन क्या है इसमें? देखिए जी, ये बछड़ियाँ जो है ना ये आपको ना मुकद्दर से मिलती हैं अच्छी, वरना आपको अच्छी बछड़ी जल्दी मिलती नहीं। ठीक है जी। क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी बछड़ी लोग सेल नहीं करते। अच्छी बछड़ी का एक ही हल है कि अपने फार्म पे अच्छा सीमन लगाओ और आगे अपनी नस्ल बनाओ, वही एक बेहतरीन हल वही है। उसमें फिर आपको ना खर्चा भी कम पड़ेगा। वो जो 2 लाख की आपकी पर डे की इनिशियल कॉस्ट है वो आपकी माइनस हो जाती है, वो क्योंकि आपकी अपनी ज़ाती बछड़ी है। वरना फार्म से जो बछड़ियाँ आप लेंगे ना तो उसमें एक तो आपकी मैनेजमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको नहीं पता उसकी माँ को कौन सी वैक्सीन हुई कौन सी नहीं हुई। ठीक है जी। दूसरा, जिस किस्म की नस्ल आप चाहते हैं ना वो आपको आइडियल वो नहीं मिलेगी। देखिए ना, मैं बता रहा हूँ 23 में से सिर्फ 7 पसंद आए, बाकी छोड़ दिए। अभी मैं तलाश में हूँ जानवरों की, कल से मुझे मिल नहीं रहा। इसलिए जानवर जो आपके पास मौजूद है ना, इन चोम चाट के रखो और इनको आगे ब्रीड करवाओ, अच्छे सीमन से ब्रीड करवाओ, अच्छी नस्ल अपने फार्म पर लेकर आओ
बार बार जानवर ख़रीदना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। जी और कोई सवाल जी? डन है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।